वो डॉक्टर देख सकता था कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। उसके सामने टेबल पर एक पेशेंट लेटी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। उसको कुछ तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड अभी ये डॉक्टर यही पता लगाने वाला था। उसके आसपास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी लोगों की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नज़रें उस डॉक्टर पर गड़ाए हुए खड़े थे। एंड अगर ये डॉक्टर ने आज इस पेशेंट को नहीं बचाया तो वो अपनी वाइफ को हमेशा हमेशा के लिए खो देने वाला था। हाँ, ये जो सामने औरत उसके लेटी हुई थी इतने ज़्यादा दर्द में, वो उसकी ख़ुद की वाइफ थी। डॉक्टर अपना काम शुरू करता है एंड उसके पेट को काट कर देखने की कोशिश करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। जब उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी वाइफ क्यों इतना दर्द में है, वो क्यों चिल्ला रही है, तो वो इधर उधर गुस्से में कट्स मारने लग जाता है उसकी बॉडी पर एंड देखने की कोशिश करने लग जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एंड उसकी वाइफ की जो भी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उसको दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर पता नहीं लगा पाता। सुबह तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उसको दफना कर ये सब लोग आ चुके थे, लेकिन वो जो डॉक्टर था उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया। उसको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी वाइफ उसे छोड़कर इस दुनिया से जा सकती है। एंड उसी टाइम उसको कुछ विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। इन विजन्स में वो देखता है कि उसकी वाइफ मौत से दोबारा वापस आ चुकी है। उसको इस बात पर पूरा यकीन था कि उसकी वाइफ वापस ज़िंदा हो सकती है एंड इसीलिए वो कब्रिस्तान में जाता है। उसकी बॉडी को, ज़मीन में गड़ी हुई बॉडी को दोबारा से निकालता है। उस बॉडी को अपने घर लेकर आता है एंड घर पर ले आकर अपने कमरे में रख देता है। वो ये बिलीव कर चुका था कि उसका प्यार उसकी वाइफ को मौत से वापस ला सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम बाद उसको दोबारा से अपनी वाइफ को दफनाना पड़ता है क्योंकि उसकी वाइफ की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। वो अपनी वाइफ को दफनाता तो है, लेकिन दफनाने से पहले अपनी वाइफ की एक किडनी, उसका यूट्रस एंड उसकी कुछ हड्डियाँ निकाल कर उसकी बॉडी से रख लेता है अपने पास। वो इन ऑर्गन्स को लेता है, एक ऑलिव ऑयल के जार में रखता है एंड लेकर चला जाता है अपने ट्रॉफ़ी शेड में। ये जो ट्रॉफ़ी शेड था, इसमें और भी बहुत सारे मर्दों के, औरतों के दांत रखे हुए थे उखड़े हुए, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कटे हुए रखे हुए थे ऑलिव ऑयल के जार्स में। एंड वहीं पर ले जाकर ये अपनी बीवी के इस ऑर्गन्स को भी रख देता है। असल में ये जो डॉक्टर था, ये कभी कोई डॉक्टर था ही नहीं। इसके पास ना तो कोई डिग्री थी एंड ना ही इसने कभी इस चीज़ की कुछ पढ़ाई वगैरह करी थी। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान था जिसको सर्जरीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। एंड इसीलिए ये अपने सारे फॉलोअर्स पर, अपने सारे कल्ट के मेंबर्स पर बिना सोचे समझे सर्जरीज़ करता रहता था। इस इंसान का नाम था रॉकटीरियो। एंड आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे इसने इतने सारे लोगों का माइंड कंट्रोल करा, उनको किस तरह से इस तरह का बना दिया कि वो बिना सोचे समझे इसकी हर एक बात मानना शुरू कर दें। शुरू करते हैं आज का ये केस, द एंट हिल कल्ट केस। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले एक पोल डाला था जिसमें कि मैंने पूछा था कि तुम लोग क्या कल्ट्स वगैरह के बारे में वीडियोस देखना चाहोगे, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला था। सो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करा एंड काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी। एंड आज जिस हम कल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है एंड काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो चीज़ें करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंड को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं तुम्हारे। सो एक मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें जो मैंने स्टार्टिंग का पार्ट बताया वो थोड़ा ज़्यादा ही अजीब सा एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था, तो तुम इस वीडियो को यहाँ पर बंद कर सकते हो, बिकॉज़ आगे और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली हैं चीज़ें। सो ये एक वार्निंग थी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो माइंड कंट्रोल या फिर माइंड मैनिपुलेशन होता है, इसके ब्रॉडली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कन्विंस करना। कन्विंस करना स्पेसिफिकली उन लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं किसी चीज़ को लेकर। स्पेसिफिकली तुम उन लोगों को टारगेट करते हो, उनके पास जाते हो, उनको इस बात के लिए कन्विंस करते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही उनको रास्ता बता सकते हो उनकी परेशानी से निकलने का। इस बात के लिए भी कन्विंस करते हो कि तुम एक प्रॉफिट हो, एक मैसेंजर हो या फिर खुद गॉड हो इवन। एंड अगर तो वो तुम्हारी इन बातों पर कन्विंस हो जाते हैं तो तुम्हारा सेकेंड स्टेप आता है कंपटीशन करवाना। अब जितने भी लोगों को तुमने कन्विंस कर लिया है, 2, 3, 4, उन सब के बीच में आपस में तुम्हें कंपटीशन करवाना है। कंपटीशन करवाना है खुद की अटेंशन के लिए।
मतलब तुम कभी किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, कभी किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, कभी किसी से ज़्यादा बात कर रहे हो, कभी किसी से बिल्कुल बात नहीं कर रहे। इस तरह से उन लोगों के बीच में आपस में एक कॉम्पिटिशन सा बन जाएगा, जिसके बाद वो ये सोचने के बजाय जो तुम उनसे कह रहे हो वो सही है गलत है, वो इस सोच में ज़्यादा लगेंगे कि जो भी तुम कह रहे हो वो जल्द से जल्द पूरा कर दें ताकि तुम उन्हें ज़्यादा अटेंशन दो। एंड इस तरह से वो सही गलत की पहचान करना छोड़ देंगे। एंड थर्ड स्टेप जो आता है वो सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। इस स्टेप में अब जो भी इंसान था जिसको तुमने कन्विंस कर लिया था, जिन लोगों के बीच में तुमने कंपटीशन करवाया था, वो अब बिल्कुल तुम्हारी एक तरह से कठपुतली से बन जाते हैं। अब जो भी तुम उनसे कहोगे वो बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्रॉब्लम के फ़ौरन से तुम्हारा काम पूरा कर देंगे। एंड इसी माइंड कंट्रोल या मैनिपुलेशन का मास्टर था रॉक टीरियो। रॉक टीरियो को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था खुद पर, बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स थी। एंड वो जिससे भी बात करता था बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव वे से बात करता था, जिससे लोगों को उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा सा आ जाता था। एंड इसी माइंड मैनिपुलेशन या माइंड कंट्रोल की वजह से रॉक टीरियो ने एक ऐसा कल्ट स्टार्ट करा जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग एंड टेरिफाइंग कल्ट बना। तो आओ फिर थोड़ा और जानते हैं इस एंट हिल कल्ट के बारे में। सो ये सब कल्ट वगैरह स्टार्ट करने से पहले रॉक टीरियो एक बहुत ही सिंपल सी क्लिनिक चलाता था एक एरिया में। आई नो उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इतना ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता था उस टाइम पर। सो रॉक इस एक इलाके में क्लिनिक खोल कर अपना सब चला रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी एडवाइस देता था सबको। जो भी इसके पास जितनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारी लेकर आता था, उसका सिंपल सा एक ही प्रिस्क्रिप्शन होता था कि बाहर का खाना छोड़ दो, फल खाना शुरू कर दो। एंड उसकी हर बात, चाहे वो किसी पेशेंट से कर रहा है, किसी अपने फॉलोअर से कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, सब बातों का उसका एंड होता था दुनिया ख़त्म होने पर, जीसस के इस दुनिया में वापस आने पर। इस सब पर उसकी बातें हमेशा ख़त्म होती थी। उसकी ये जो क्लिनिक थी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गई थी इसी वजह से उसके पूरे इलाके में, बिकॉज़ रॉक की जो बातें थी वो सबको लगता था एक तो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं बाकी लोगों से, उसके बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। एंड लोगों को ऑब्वियसली ऐसी बातें सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था एंड कुछ लोग इवन बिलीव भी करने लग गए थे रॉक की बातों पर। उनको लगता था रॉक एक बहुत बड़ा स्कॉलर एंड इस टाइप का इंसान है। एंड इसीलिए ज़्यादातर लोग बिना बीमारी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, उनको कुछ बीमारी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो रॉक की क्लिनिक पर सुबह शाम एकदम वहीं पर रहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो रॉक के आसपास रहें, रॉक उनसे बात करें एंड उन्हें अटेंशन दे। इन सब में सबसे ज़्यादा थी लड़कियाँ। रॉक के क्लिनिक के आसपास बहुत सारी लड़कियां घूमती रहती थीं बिकॉज़ उनको रॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा था, उसकी बातें, उसके बिलीव्स, सब कुछ। ये ऑब्सेशन रॉक से जो इन लोगों का था, इवन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का, वो इस हद तक बढ़ जाता है कि उसकी क्लिनिक को फ़ंड करने के लिए, बिकॉज़ अब वो इतनी ज़्यादा अच्छी एडवाइस तो देता नहीं था, लेकिन उसकी क्लिनिक को फ़ंड करने के लिए ताकि वो क्लिनिक चलाता रहे उनके एरिया में, ये लोग अपना घर, अपनी ज़मीनें तक बेच देते थे सिर्फ़ और सिर्फ रॉक की क्लिनिक को फ़ंड करने के लिए। एंड जितनी भी ये लड़कियां थीं जो रॉक के एक तरह से फॉलोअर तुम कह सकते हो या फ्रेंड्स थीं, उनमें एक लड़की थी जिज़ल। एंड ये जो जिज़ल थी वो काफ़ी ज़्यादा पहले से रॉक के साथ थी, मतलब जब रॉक ने क्लिनिक भी नहीं खोला था, ना ही उसका कोई रिलीजियस चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, तब से जिज़ल रॉक के साथ थी। एंड इसीलिए जिज़ल को लगता था कि रॉक पर उसका हक है, एंड इसीलिए उसको ये लगता था कि रॉक अब उस पर कम अटेंशन दे रहा है। अब जब उसकी इतनी ज़्यादा फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बन गई है तो फिर वो जिज़ल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। एंड ये चीज़ जिज़ल को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी एंड उसको काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता था। एंड इसीलिए उसने डिसाइड करा कि वो जाएगी रॉक के पास एंड उसको मैरिज का प्रपोज़ल देगी। उसने यही करा, वो एक दिन रॉक के पास गई, उसको कन्फ्रंट करा एंड उससे शादी करने के लिए पूछा। एक हफ़्ता बीतता है, दोनों अपनी शादी करने के लिए चर्च में जाते हैं रॉक की सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, एक वैन में ये सब लोग जाते हैं चर्च में, वहाँ पर इनकी शादी होती है। शादी के बाद ये जो जिज़ल थी वो स्टेज पर आती है, सब ये जितनी भी इसकी फ्रेंड्स वगैरह थी उनसे कहती है कि अब सबने देखा मेरी और रॉक की शादी हो चुकी है, सो आप लोग सब जितनी भी ये लड़कियाँ वगैरह हैं रॉक से दूर रहें बिकॉज़ वो मेरा हस्बैंड है एंड मैं उसकी वाइफ हूँ। स्पीच ख़त्म होती है एंड ये सब लोग घर वापस जाने के लिए बाहर आते हैं। वैन के पास आकर रॉक जिज़ल से कहता है कि क्या तुम पीछे वाली सीट पर बैठ सकती हो। मतलब जैसे वैन एक तो फर्स्ट वाला होता है ड्राइवर एंड उसके बराबर वाली सीट एंड फिर मिडिल वाली एंड उसके पीछे वाली। रॉक जिज़ल से कहता है कि क्या तुम थर्ड वाली रो में बैठ सकती हो।
जिज़ेल चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जाती है अकेले, एंड रॉक बीच वाली रो में बैठता है बाकी सारी उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स के साथ। 5 घंटे की चर्च से घर तक की राइड में रॉक अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रहा था, हंस रहा था, बहुत मज़े से एकदम इनकी जर्नी कट रही थी। एंड जो जिज़ेल थी वो इस पूरे रास्ते में विंडो से बाहर मुँह निकाल कर रो रही थी। एंड मे बी रॉक ने सुना भी हो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड यहीं से स्टार्ट होती है जिज़ेल की बहुत ही ज़्यादा टेरेबल लव लाइफ। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा हो गया था जिज़ेल के लिए, मतलब जितनी भी ये रॉक की सारी फीमेल फ्रेंड्स थी एंड उसके जो मेल फॉलोअर्स भी थे, तुम कह सकते हो, ये सब लोग एकदम दुनिया से अलग जाकर, जिस सोसाइटी में ये लोग रह रहे थे जहाँ पर इसकी क्लिनिक थी, उससे एकदम अलग जाकर एक पहाड़ों में फॉरेस्ट के बीच में रहने लग गए थे। एंड इसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स थी एंड कुछ मेल्स भी थे जो कि उसको सही मानते थे रॉक को। ये सब लोग एकदम अलग जाकर रहने लग गए थे एंड वहाँ पर ये सब लोग एक साथ रह रहे थे। एंड वहीं पर इन्होंने छोटे छोटे लकड़ियों से रहने का इंतज़ाम भी कर रखा था। एंड अब कुछ टाइम बीत जाता है, जिज़ेल एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो वो रॉक के पास जाती है एंड उसको बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा इस हाल में बड़ा हो। एंड इसीलिए वो रॉक को एक चॉइस देती है कि या तो तुम मुझे चुन लो या फिर अपने इन फीमेल फ्रेंड्स को। अगर तुम उन्हें चुनते हो तो जिज़ेल यहाँ से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने बच्चे के साथ, एंड अगर वो जिज़ेल को चूज़ करता है तो उसे इन सबको छोड़ना होगा। रॉक बहुत आराम से उसकी ये बात सुनता है, थोड़ा बहुत सोचता भी है, एंड उसके बाद बहुत ही ज़ोर से जिज़ेल के मुँह पर एक मुक्का मारता है। जिज़ेल को बहुत ही ज़ोर से वो मुक्का लगता है एंड वो इवन अनकॉन्शियस सी हो गई थी हल्की सी, एंड वो ज़मीन पर गिर जाती है। रॉक उसे घसीटता हुआ एक रूम में लेकर जाकर बंद कर देता है 2 दिन के लिए, बिना खाने के, बिना पानी के। वो उससे कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है एंड मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। इसके बाद रॉक ऑलमोस्ट जितनी भी ये सारी इसकी फीमेल फ्रेंड्स या फिर तुम कह सकते हो फॉलोअर्स थी, उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने लग गया था। एंड अब जिज़ेल भी कुछ नहीं बोल सकती थी, बिकॉज एक तो ये उसको बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लग गया था एंड उसको अपने बच्चे की भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी, एंड वो डरी हुई थी कि कहीं वो उसके बच्चे को कुछ ना कर दे। तो जिज़ेल ने भी अपना मुँह बंद कर लिया था। इसके कुछ टाइम बाद रॉक ने क्या करा, उसके जो कल्ट के मेंबर्स थे, जो मेल और फीमेल मेंबर्स थी, उनकी शादियां करवानी शुरू कर दी, ताकि किसी को शक ना हो इस बात पर कि इतने सारी ये लड़कियां एंड ये कुछ लड़के वगैरह एक साथ यहाँ पर जाकर एकदम अलग क्यों रह रहे हैं इस सोसाइटी से। उसने क्या करा, उन दोनों की शादियाँ करानी शुरू कर दी सिर्फ नाम के लिए। एंड एक ही दिन में 10-10, 20-20 पेयर्स की शादियाँ वो करवा रहा था। इन शादियों में वो लड़कियों के एंड लड़कों के पेरेंट्स वगैरह को भी बुलाया करता था, जो कि रॉक को बिल्कुल ऑब्वियसली पसंद नहीं करते थे। उनको बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान लगता था ये। इन्हीं वेडिंग्स में ये अपनी बहुत ही ज़्यादा अनहिज्ड स्पीचेस भी देता था, जिन स्पीचेस में वो ये बता रहा होता था कि औरत कैसे मर्द की प्रॉपर्टी होती है, एंड एक बार जब उनकी शादी हो जाती है तो जो लड़की है उसको हस्बैंड की हर एक बात बिना सवाल के, बिना किसी रोक टोक के माननी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें वो इन स्पीचेस में बोलता था सबके सामने, उनके पेरेंट्स के सामने, उनके सामने। उनके पेरेंट्स जो थे वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते थे कि कैसी बातें कर रहा है हमारी, मतलब बेटियों के, बेटों के सामने। लेकिन जो उनकी बेटियां थीं वो तो एकदम पागल हो गई थी रॉक के पीछे, एंड जैसे जैसे ही रॉक ये बातें बोलता था उसी टाइम पर वो लोग रो रही होती थी खुशी के मारे। एंड पेरेंट्स ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाते थे, बिकॉज रॉक ने कुछ तो ऐसा कर दिया था उनके माइंड पर कि वो सुनने को ही नहीं तैयार थी रॉक के ख़िलाफ़ कुछ। इसके कुछ दिन बाद ऐसे ही एक इंसान रोता हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में रोता हुआ, चिल्लाता हुआ रॉक की क्लिनिक के बाहर आता है। बाहर जो लोग थे वो उन्हें रो रो कर ये बताने लग जाता है कि उसकी वाइफ को ल्यूकीमिया है, जो कि ब्लड कैंसर होता है, एंड वो उसने सबसे ज़्यादा बेस्ट हॉस्पिटल में उसको ऑलरेडी एडमिट करा चुका है। वो डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, सारी उसकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ के लिए हर एक पॉसिबल ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी वाइफ ज़िंदा बच जाए, उसको कुछ ना हो, एंड इसीलिए वो अपनी पूरी हर एक कोशिश को अंजाम देना चाहता है। एंड इसलिए वो यहाँ पर भी आया था रॉक के क्लिनिक के पास, एंड इसी टाइम पर रॉक भी अपनी क्लिनिक से बाहर आता है एंड अपने उसी ऑथॉरिटेटिव एंड कमांडिंग वे में उसको बहुत ही ज़्यादा दिलासा देता है। वो इस तरह से उससे बात कर रहा था कि जैसे कि उसे पता था कि वो उसको बचा लेगा। वो इस इंसान से कहता है कि वो लेकर चले उस हॉस्पिटल में जहाँ पर उसकी वाइफ एडमिट है, एंड ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। एंड जैसे ही रॉक उस कमरे में एंटर होता है, उस वार्ड में एंटर करता है जहाँ पर उसकी वाइफ लेटी हुई होती है, वो एकदम से डॉक्टर पर बहुत ही तेज़ चिल्लाना शुरू कर देता है।
वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग इसको मार रहे हो, तुम लोग पैसों के लिए इसको यहाँ पर रखे हुए हो सिर्फ। एंड रिमेंबर उसके पास खुद कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो कुछ पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इन क्वालिफाइड डॉक्टर्स पर चिल्ला रहा था। एंड उसको ये करता देख जो इंसान, ये जिसकी वाइफ को ये कैंसर था, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कन्विंस हो गया था रॉक से। उसको लगने लगा था कि सिर्फ और सिर्फ रॉक ही है जो उसकी वाइफ को बचा सकता है। एंड रॉक ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने इस इंसान से बोला कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो फ़ौरन से फ़ौरन इसको यहाँ से डिस्चार्ज करवाओ, उसको इस हॉस्पिटल से निकालो एंड मेरे घर पर ला कर रख दो। ये इंसान ऐसा ही करता है, उसकी सारी दवाई बंद करवा देता है, उसको इस हॉस्पिटल से निकलवा देता है एंड रॉक के घर पर ले आता है। रॉक उसकी वाइफ को एक कमरे में शिफ्ट करवा देता है अपने यहाँ पर एंड अपने सारे फॉलोअर्स एंड इसके हस्बैंड से कहता है कि कोई भी इस कमरे में नहीं जाएगा, कोई भी इस लड़की को देखने नहीं जाएगा, क्योंकि इस लड़की को सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़रूरत है और कुछ फ्रूट्स एंड फलों की ज़रूरत है। एक कैंसर पेशेंट को उसने सारी दवाइयाँ बंद करवा दी, उसने सब प्रोसीजर्स बंद करवा दिए एंड बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़रूरत है एंड कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत है। फिर ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद जो उसकी वाइफ थी जेरल्डीन, उसकी डेथ हो जाती है। एंड जिस टाइम पर उसकी डेथ होती है उस टाइम पर उस रूम में सिर्फ और सिर्फ जेरल्डीन थी एंड रॉक था। रॉक ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि उसकी डेथ हो चुकी है एंड रॉक बाहर आता है एकदम आंखों में आंसू लिया हुआ एंड उसके फॉलोअर्स वगैरह सब एकदम उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ पर रॉक बहुत ही ज़्यादा रुआसी सी आवाज़ में ये कहता है, मैंने जेरल्डीन को बचा लिया था, वो उठ गई थी एंड उसका कैंसर एंड उसकी सारी बीमारियाँ क्योर हो गई थी। वो उठी, उसने मुझे हक करा, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर मेरे सामने गॉड आ गए एंड गॉड ने मुझसे बोला कि इसे जाने दो, इसका टाइम आ चुका है, इसको मेरे पास आने दो। एंड जब खुद गॉड आकर आपसे ये कहें कि इस इंसान को मेरे पास आने दो, तो आपको उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि जेरल्डीन का टाइम आ चुका था, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा बचाने की कोशिश भी नहीं करी एंड अब उसकी डेथ हो चुकी है। एंड उसके फॉलोअर्स ने इस बात को मान भी लिया, बिकॉज ऑब्वियसली ये बात रॉक ने कही थी एंड रॉक झूठ थोड़ी ना बोलेगा। एंड ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है कि ये जो रॉक है, एक तो ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे था अपनी बातों पर। एंड चलो कॉन्फिडेंट भी था, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था इसमें जो कि इतने ज़्यादा लोग इससे इम्प्रेस हो जाते थे एंड स्पेसिफिकली लड़कियाँ, जबकि इसकी सारी बातें उनके अगेंस्ट में ही होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वही इसकी बातों पर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होती थी। सो थोड़ा सा बात करते हैं रॉक के चाइल्डहुड के बारे में। एंड यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं, बिकॉज उसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसने ना तो खुद कंफर्म करा कि उसका चाइल्डहुड कैसा था, बस लोगों ने कुछ थ्योरीज़ बनाई हैं इस बारे में। सो हम उसी में से कुछ थ्योरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि रॉक बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वो जिससे भी बातें करता था वो उसको अपनी बातों में कन्विंस कर ही लेता था। मतलब उसके अंदर बचपन से ही ये सब कुछ तो चीज़ थी। एंड उसकी ब्लू आँखें थी एंड जो भी उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करता था वो खो जाता था। एंड उसके पेरेंट्स के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट थे, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड इसके जो 8 भाई बहन थे, ये लोग 8 भाई बहन थे, इनकी जितना अच्छे से अच्छी परवरिश वो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश करी थी। इसके बारे में हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब रॉक 21 साल का हुआ तो उसने अपना घर वर भी छोड़ दिया था, सब छोड़कर वो अपना अलग से रहने लग गया था। एंड इसी बीच उसने बाइबल एंड ये सब पढ़ना शुरू कर दिया था। बाइबल वगैरह में भी उसका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स में था। पहला, जब जीसस इस दुनिया में वापस आएंगे। सेकेंड, जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एंड वो सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में पढ़ता था। काफ़ी सारी बुक्स उसने इसी के बारे में पढ़ दी। एंड इसी बीच रॉक की पहली शादी भी होती है फ्रांसीन से। एंड इन दोनों के आगे चलकर 2 बच्चे भी होते हैं। पहले का नाम था रॉक जूनियर एंड दूसरे का नाम था फ्रांसुआ। और इसी बीच रॉक के पेट में अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। मतलब वो दर्द इतना ज़्यादा था कि रॉक से सहन नहीं हो रहा था। उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि वो डॉक्टर के पास ना जाए एंड ऐसे ही ठीक हो जाए दर्द, लेकिन वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एंड जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया एंड उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसको एक डंपिंग सिंड्रोम है। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब ये होता है जब आपकी बॉडी में जो स्टमक में से खाना बहुत ही जल्दी पास होने लग जाता है, उसकी वजह से आपके पेट में जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है तो उसको हम डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं।
एंड इसी के लिए रॉक ने काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज़ भी करवाई थी। एंड ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि इन सर्जरीज़ के दौरान जो भी उस टाइम का मतलब एनेस्थीसिया था या फिर मतलब बेहोश करने की प्रोसीजर थे, रॉक खुद ही मना कर देता था डॉक्टर से कि उसको बेहोश ना करा जाए और उसको देखने दिया जाए कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। एंड लोगों का कहना है कि इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इन सर्जरीज़ वगैरह में। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड कि ये सर्जरीज़ वगैरह कैसे करते हैं एंड ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी कैसी होती है। इसी बीच वो और भी बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होने लग गया था। वो अफेयर करने लग गया था दूसरी लड़कियों के साथ, जब उसकी वाइफ को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एंड इसी बीच वो एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम था जिज़ल। एंड जिज़ल ने ये बताया कि जब रॉक उससे पहली बार मिला था, एंड हाँ मैं तुम्हें ये बताना भूल गया, रॉक जो था एक नंबर का क्राई बेबी तुम कह सकते हो, बिकॉज वो अगर उसको छोटी से छोटी कोई बीमारी होती थी वो उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता था। वो इतना बढ़ा चढ़ा कर बताता था कि अगर उसे एक बार उसके गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों को, अपने घर के आसपास के लोगों को ये बताना शुरू कर दिया था कि उसको थ्रोट कैंसर है, ताकि वो उस पर दया दिखाएं, उससे अच्छे से बात करें। एंड यहाँ पर भी जब वो जिज़ल से पहली बार मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया एंड उसने जिज़ल से ये कहा कि उसको कैंसर है एंड उसका कोई भी घर पर ख्याल नहीं रखता एंड उसकी जो वाइफ है वो घर से बाहर घूमती रहती है, शराब वराब पीती रहती है। इसके कुछ टाइम बाद फ्रांसीन को इस सब के बारे में पता चल जाता है एंड वो रॉक को डिवोर्स दे देती है। डिवोर्स के बाद रॉक एक चर्च ज्वाइन करता है जिस चर्च का नाम था सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। इस चर्च में वो जितनी भी बुक्स जीसस के अराइवल से रिलेटेड एंड दुनिया के ख़त्म होने से रिलेटेड थी सब पढ़ डालता है। एंड इन बुक्स को पढ़ते टाइम उसको ये भी पता चलता है कि बाहर की चीज़ें खाना बहुत ही गलत बात है, बॉडी के लिए बहुत गलत होती हैं, शराब पीना बहुत गलत बात है एंड दूसरों के साथ बुरा करना गलत बात है। तो उसने स्टार्टिंग की 2 बातें तो वो पूरी तरह से मान ली। उसने गलत खाना खाना छोड़ दिया, उसने शराब पीनी छोड़ दी, खुद तो छोड़ ही दी, जीज़ल को भी बिल्कुल मना कर दिया कि तुम बिल्कुल भी ना शराब पियोगी ना बाहर का खाना खाओगी। एंड उसकी ये प्रोग्रेस देखकर तो वहाँ के जो चर्च के मेंबर्स थे बाकी सारे, वो काफ़ी ज़्यादा रॉक से इम्प्रेस भी होते हैं कि ये इंसान अभी अभी यहाँ पर आया है एंड इसने एक तो इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली है इतने कम टाइम में एंड ये इतना ज़्यादा फॉलो भी कर रहा है रिलीजन को। और इसीलिए वहाँ के जो चर्च मेंबर्स थे वो रॉक को परमिशन दे देते हैं वहाँ के न्यू मेंबर्स को स्टडी करवाने के लिए। मतलब जो भी उसके पास नॉलेज आई है, जो भी उसने इतने सब टाइम में पढ़ा है, वो वहाँ के जो न्यू फॉलोअर्स आ रहे हैं उनको इस बारे में पढ़ाए। एंड कुछ टाइम तक नॉर्मल चलती हैं सारी बातें एंड सबको ये लगता है रॉक बहुत ही अच्छी उनको स्टडीज़ वगैरह दे रहा है, उसको तालीम वगैरह दे रहा है। लेकिन एक बार जब वो थोड़ा सा उस पर नज़र रखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि वो क्या बता रहा है इन न्यू कमर्स को, तो उनको समझ आता है कि रॉक सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को ये बता रहा है कि कैसे एक औरत मर्द की प्रॉपर्टी होती है एंड उसको अपने हस्बैंड की हर एक बात माननी चाहिए एंड ऐसी ही बहुत सारी बातें। ये सब देखने के बाद चर्च के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है रॉक पर एंड वो रॉक को उस चर्च से निकाल देते हैं। एंड जैसे ही वो रॉक को चर्च से निकालते हैं उसके साथ साथ उसके जितने भी ये फॉलोअर्स वगैरह थे वो भी निकल जाते हैं उस चर्च से, क्योंकि उसने वहीं पर बैठे बैठे उन चर्च के न्यू कमर्स को ऐसी ऐसी बातें बोलकर अपने काबू में कर लिया था एक तरह से। एंड जैसे ही उन्होंने रॉक को निकाला वैसे ये फॉलोअर्स भी अपने आप उसके पीछे पीछे निकल गए। और इसमें बताने वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही थीं। ये सब लोग, ये कुल 10-15 लोग थे एंड रॉक के पास कोई जॉब वगैरह तो थी नहीं एंड इसीलिए इसके पास कोई घर वगैरह भी नहीं था। तो ये सब लोग जिज़ल के एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रहने लग गए थे। 15-20 लोग सिर्फ एक रूम के अपार्टमेंट में एक साथ रह रहे थे। जिज़ल को ये बात बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है। तो वो रॉक से जब इस बारे में कन्फ्रंट करती है तो रॉक उससे कहता है कि अगर तुम इन लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले नहीं रखोगी, इन लोगों का ख्याल नहीं रखोगी, तो रॉक तुम्हारा नाम याद रखेगा एंड वो तुम्हें सज़ा देगा। अब कुछ टाइम बीतने के बाद 8-9 लोग परमानेंटली जिज़ल के इस अपार्टमेंट में, एक रूम वाले अपार्टमेंट में रहने लग गए थे। ये 8-9 लोग और रॉक डिसाइड करते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने का, एक क्लिनिक का बिज़नेस स्टार्ट करने का। और इसी तरह से इनकी ये जो क्लिनिक का सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ था। इन लोगों ने एक इलाके में क्लिनिक खोल ली थी एंड वहाँ पर ये अपनी वही पूरी रॉक अपनी जिस अंदाज़ में वो दूसरों से बात करता था उसी अंदाज़ में ये यहाँ के लोगों को भी अपनी बातों से कन्विंस करने लग जाता है।
जो भी इसके पास पेशेंट आता था, जितनी भी बड़ी उसकी बीमारी होती थी, इन लोगों ने एक प्लान डिसाइड कर रखा था कि ये लोग क्या बताने वाले हैं। और उस प्लान में, उस चार्ट प्लान में सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस दिन ये फल खाना है, उस दिन ये फल खाना है, उस दिन ये सब्ज़ी खानी है। और लोगों का ये कहना था कि इससे उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। और रॉक का जो सिंपल मकसद था इसका, वो यही था कि लोग इसके पास आएँ, ये उनको थोड़ा सा सिंपल सी चीज़ें बताए कि इस तरह से ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, एंड एट द एंड वो उन लोगों को अपने कल्ट में ज्वाइन कराए। और वो बहुत ही अच्छे से कर लेता था। उसके कल्ट में इस टाइम पर बहुत सारे मेंबर्स जुड़ चुके थे, एंड इनकी कल्ट को फंड कराने के लिए तो इवन एक औरत ने अपने बच्चे को फॉस्टर केयर में छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि मैं नहीं चाहती कि ये हमारे कल्ट के ऊपर या हमारे ग्रुप के ऊपर बर्डन बने, क्योंकि खाना वैसे ही बहुत ही ज़्यादा कम हो पाता है, एंड अगर ये भी हमारे साथ रहेगा तो ना तो हम इसे खिला पाएंगे, ना ही हम रॉक को खाना खिला पाएंगे। इसीलिए उस माँ ने अपने बच्चे को फॉस्टर केयर होम में छोड़ दिया था। कुछ टाइम बीतने के बाद रॉक की जो क्लिनिक थी उसका हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बिकॉज़ जितने भी सारे मेंबर्स थे उन्होंने एक बार अपनी ज़मीन, घर वगैरह तो बेच दिया था, लेकिन अब हमेशा थोड़ी ना ये अपनी ज़िंदगी उसी से गुजार लेंगे। तो इसीलिए अब रॉक की क्लिनिक का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका था, एंड वो बंद तक होने वाली थी। तो रॉक क्या करता है, रॉक आता है इनके पास एंड उससे बोलता है कि अब हमें इस दुनिया से अलग होकर रहना चाहिए। मतलब ये जो पूरा हम इलाके में रह रहे हैं, जिसमें और भी सारे लोग हमारे साथ रह रहे हैं, वो लोग मतलब इन लोगों को जो उनके कल्ट में नहीं थे उनको एक तरह से गुनहगार मानते थे, उनको सिनर्स मानते थे। तो इसीलिए रॉक ने इनसे बोला कि जितने भी सिनर्स हैं, ये जितने भी गुनाहगार हैं, उनसे हमें दूर चल कर रहना चाहिए। एंड दूर चल कर रहने से उसका मतलब था बिल्कुल इस सबसे अलग, बिल्कुल एकदम दुनिया के आइसोलेटेड कोने में, या तो किसी जंगल में, किसी केव में, किसी पहाड़ में। ये जो मेंबर्स है काफ़ी सारे तो तैयार हो गए ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ने ये बोला कि ऐसे कैसे हम सबको छोड़कर ऐसे चले जाएं। इस सब के जवाब में उन लोगों को कन्विंस करने के लिए रॉक फिर से एक कहानी के साथ आता है। रॉक उनको बताता है कि कल रात गॉड उसके विजन में आए थे, एंड गॉड ने उससे बोला है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, एंड यही कुछ लोग हैं जिनको गॉड चाहता है कि ज़िंदा रहें। एंड इसीलिए गॉड ने उसको हुक्म दिया है कि अपने सारे फॉलोअर्स को लेकर एकदम ही अलग जगह पर जाकर रहने लग जाएं। बात सुनकर ऑब्वियसली लोग सब मान जाते हैं रॉक की बात, एंड ये लोग एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर जगह ढूंढते हैं, मतलब जो नॉर्मल इलाका जहाँ पर था उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहाड़ी पर। एंड यहाँ पर सामान लेकर जाने का काम ऑब्वियसली रॉक तो नहीं करेगा, बिकॉज वो तो प्रॉफिट है ना। एंड इसीलिए रॉक तो आराम से जाकर ऊपर बैठ गया, एंड बाकी सारा सामान इन लड़कियों ने एंड लड़कों ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग ही थे इसके पूरे कल्ट में, 15 से 24 साल के लड़के लड़की थे, इन्हीं सब ने सामान ऊपर तक पहुंचाया उस पहाड़ी तक। एंड वहाँ पर पहुंचने के बाद रॉक एक जगह पर बैठता है एंड इनसे बोलता है कि अब इन लकड़ी वगैरह को काट कर मेरे लिए एक कैबिन बनाओ, रहने के लिए मेरे लिए जगह बनाओ। और बिना किसी सवाल के ये लोग सब इतनी मेहनत कर कर उसके लिए ये सब बना भी देते हैं। एंड इसी तरह से ये लोग अपना ये इलाका बना चुके थे यहाँ पर रहने का। एंड इसी के बाद यहीं पर उसने शादी कर कर जिज़ेल को यहाँ पर ही रखा था। एंड इसी के बाद वो सारे इवेंट्स टेक्स प्लेस करते हैं जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो के। और इसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ें इस जगह पर होती हैं, जो कि हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, अगर इस पर रिस्पॉन्स सही आता है तो। बाकी तो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी तुम्हें। आई होप अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।